मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपसे हाल फिलहाल जितना बन पड़े उतना करिए। जो चीज नहीं आए पूछिएगा मत। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स, आप जितना कर पाए फिर हम साथ में करेंगे। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भारत एंड भूषण। हो जाइए स्टार्ट फटाफट से। तो आप लोग ट्रांसफर करिए चीजों को, फिर हम बाकी एक साथ करेंगे। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को साथ में रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भारत एंड भूषण। अच्छा है, दो ही पार्टनर्स हैं। एक बार बैलेंस शीट में नजर डाल दे। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम मिसेस भरत। इसका क्या करेंगे सर? एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्योंकि ये उसकी मिसेज है। उसकी मिसेज हो, गर्लफ्रेंड हो, ये हो वो हो, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो एवरीथिंग विल बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बट ये एक और दिया, लोन ऑफ मिसेस भूषण, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी यहाँ पर ऐसा पार्टनर का लोन नहीं दिया है, क्योंकि दोनों मिसेस के हैं। तो दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे। फिर WCR है, WCR को आप बांट दीजिएगा पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेटर्स है, फिक्स्ड एसेट्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ होगा पार्टनर्स के डेबिट साइड पर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी राइट ऑफ होगा पार्टनर्स के डेबिट साइड पर। इतना करिए, फिर हम बाकी साथ में करते हैं। उसके बाद भी जो भी एडजस्टमेंट आपसे हो पाए वो भी कर लीजिए। ओके गाइस, चलिए फटाफट से देखते हैं, पूरी एनर्जी के साथ चलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाए। हमने सुबह बैलेंस शीट देख ली थी। हमारे पास कुछ एसेट्स लायबिलिटीज थे, कुछ ऐसा खास नहीं दिया था। जो 2 लोन दिए हुए हैं, ये दोनों लोन उनकी वाइफ्स के हैं, और वाइफ भी एक एक्सटर्नल पर्सन होती है। इसे भी हमें नॉर्मल एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, जो राइट ऑफ करना है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एडजस्टमेंट क्या दिए हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ यहाँ पे बाय सन्ड्री, क्रेडिटर्स 3 लाख। लाइन से पूरा लिख लेंगे। आज के दिन में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारे तीनों जो मेरे पास हैं वो तीनों के तीनों एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बाय बिल्स पेबल 1000। बाद लोन, तो दोनों मैडम है, दोनों एक्सटर्नल पर्सन है, तो दोनों के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ये भी रियलाइजेशन में चला है। लोन ऑफ मिसेस भारत बाय लोन ऑफ मिसेस भूषण। दोनों को यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। कितना अमाउंट आ गया अपना? 50,000 एंड 1 लाख। उसके बाद बोला वर्कमैन कंपनसेशन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिजर्व्स के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा रिजर्व है जो किसी एसेट से रिलेटेड है, लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या मशीनरी फ्लक्चुएशन फंड, ये चीजें आप रियलाइजेशन में लिखते हैं, क्योंकि उसका एसेट भी वहीं पर है, तो उसका रिजर्व भी वहीं पर ही होगा। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता है, ये सारी चीजें जो है, मतलब स्पेसिफिक पर्पस नहीं मींस ये किसी एसेट से रिलेटेड नहीं रहते हैं, तो ये सारे के सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय WCR। कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने पास? 1 लाख। और रेशो था, गाइस रेशो कहीं पर भी मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? अरे इक्वली बांट देंगे। थैंक यू अंजलि। 1000 50,000। उसके बाद क्या है? खत्म। कैपिटल है 1 लाख 1 लाख, ये भी इक्वली दी हुई है। चलिए बाद आ जाए एसेट साइड पे। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले कैश दिया है, कैश रियलाइजेशन में नहीं जाता, कैश का अलग से अकाउंट बनेगा। इतना 85,000 था, तो हमने कैश का अकाउंट बनाया हुआ है। कैश एट बैंक है, इसलिए बैंक अकाउंट बनाया। टू बैलेंस BYD, इधर 85,000 लिख दिया मैंने।
फिर सारे एसेट्स को लाइन से ट्रांसफर कर देंगे टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स। और याद क्या रखना है, सन्ड्री डेटर्स का जो ओरिजिनल अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे, दैट इज 2 लाख। और प्रोविजन को लायबिलिटी साइड एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह लिखेंगे, प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट्स 20,000। ओके, उसके बाद फिक्स एसेट्स, 2 फिक्स एसेट्स और 2 नहीं, बस हो गया। अब इनका अमाउंट भी लिखते हैं, 50,000, 1 लाख। सन्ड्री डेटर्स तो 2 लाख, इधर मैंने गलत जगह लिख दिया था। फिक्स एसेट्स 3,80,000। चलिए, उसके बाद क्या है, P&L सस्पेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये फिक्टिशियस एसेट है हमारे, ये पार्टनर्स कैपिटल में इक्वली जो उनका रेशो है उसमें राइट ऑफ हो जाएगा। एक 30,000 है, एक 5,000 है, तो इधर 15,000 और इधर 2500। क्या क्या था यहाँ पर, बाय एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख लेंगे, इधर बाय P&L लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। उल्टा तो नहीं लिखा मैंने, यस उल्टा लिख दिया, मुझे लग ही रहा था। तो P&L 30,000 का है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पर। डाउट, ये पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी हम लोगों ने। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन मजा इसके एडजस्टमेंट में ही है। चलिए, अनुपमा वीडियो ऑन कर ले बच्चे। ओके, नाउ एक एक करके देखिए। बोल रहा भरत प्रॉमिस टू पे मिसेस भरत लोन एंड टुक स्टॉक एट डिस्काउंट। तो यहाँ दो चीज हो रही है, एक भरत जो है वो दो काम कर रहा है, वो एसेट भी उठा रहा है, वो लायबिलिटी भी उठा रहा है। अब क्या होता है, बच्चे जनरली क्या करते हैं, सोचते हैं यार यहाँ एक एसेट का एक लायबिलिटी से सेट ऑफ हो रहा है इसलिए एंट्री नहीं पास करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, एक एसेट एक लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो रहा है। एक भाई साहब है भरत जो हमारे पार्टनर हैं, वो दो चीजों को टेक ओवर कर रहे हैं, एक एसेट भी टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपरली एंट्री होगी। ठीक, तो पवन जब एसेट टेक ओवर होता है या जाता है, हम रियलाइजेशन के कौन से साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो हम यहाँ पे, ये तो तूने वही शर्ट पहनी है ना जो वीडियो में लिखा था ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट में। हाँ सर वही है। आए, अच्छा था वो छोटा सा क्लिप, बहुत बढ़िया था। कौन लेके जा रहा है, भाई भरत, भारत कैपिटल। और मैंने अपनी नॉलेज के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया क्या लेके जा रहा है, वो स्टॉक लेके जा रहा है। अब वो स्टॉक क्या बोल रहा है, स्टॉक वो लेकर जा रहा है 20% डिस्काउंट पे। और हमें पता है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं या डिसोल्यूशन करते हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एट रियलाइज्ड वैल्यू। सो स्टॉक था अपना 50,000, इसका 20% लेस मतलब 80% पे लेके जा रहा है, तो 40,000 पे लेके जा रहा है। हमने क्या करा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे भाई भरत कैपिटल लिखा, और भरत कैपिटल के डेबिट साइड पर हम टू रियलाइजेशन लिख लेंगे, और भरत के अकाउंट में हम लोग लिख लेंगे 40,000। किसी को डाउट इसमें? नहीं। उसके बाद भरत एक और काम कर रहा है फर्स्ट वाले में, वो अपनी बीवी का लोन उठा रहा है, उठाना ही पड़ेगा, बीवी उसकी है तो लोन भी उसे उठाना पड़ेगा। ठीक, तो ओके, जब लायबिलिटी टेक ओवर होता है, जैसे एसेट टेक ओवर हुआ तो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखा, जब लायबिलिटी टेक ओवर होगी तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, टू, कौन लेके जा रहा है, भरत, तो टू भरत कैपिटल अकाउंट। अपने नॉलेज के लिए लिख लेंगे मिसेस लोन, याद रहेगा। कितना लेकर जा रहा है, पूरा का पूरा लेके जा रहा है। और मिसेस भरत का लोन जो था वो था अपने पास 50,000, तो यहाँ 50,000 लिख लिया। और क्योंकि हमने रियलाइजेशन में भरत को डेबिट किया है, तो भरत के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन को, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ओप्स सॉरी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और भरत में लिख लेंगे 50,000। चलिए, बढ़िया तरीके से हमने फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट निपटा दिया। अब
दूसरा चीज क्या बोल रहा है, भूषण टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसको क्यों सर्कल कर रहा हूं, क्योंकि ये हमें पता तो है, लेकिन काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर भरत भूषण जो है वो आधे इन्वेस्टमेंट उठा रहा है, तो हम आधे की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, फिर बाकी आधे को भूल जाते हैं कि जो बाकी आधा बचा है उसका भी कुछ होगा। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा साइड बाय साइड, इवन जब मैं प्रैक्टिकली सॉल्व भी करता हूँ तो मैं वर्किंग नोट में नीचे लिख लेता हूँ, भैया जी इन्वेस्टमेंट थे, इसका हाफ ऑफ करना है। तो इन्वेस्टमेंट थे अपने पास 1 लाख, तो मैंने इधर लिख लिया 50,000, इधर लिख लिया 50,000। तो लिखने से क्या होता है, याद रहता है मेरे पास। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट भूषण लेके जा रहा है, कितने पे लेके जा रहा है, 5% नहीं, कितना 10% के डिस्काउंट है, मींस 90,000 पे 90% पे लेके जा रहा है, इनटू 90%, ये 45,000 कौन ले गया, भूषण। अब हमें पता है जब भी कोई ऐसे टेक ओवर होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पर बाय भूषण कैपिटल, ठीक, इन्वेस्टमेंट। आपको चाहे, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे लिख लो ताकि आप भूलो ना, पर क्योंकि मुझे आदत है वर्किंग नोट में ये मैंने बनाया है तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। कितने पे लेकर गया, 45,000 का, और क्योंकि रियलाइजेशन में डेबिट किया है तो भूषण के क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन यहाँ पर हम लिख लेंगे 45,000। ये ठीक है, ठीक। अब ये बाकी आधे का क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में कुछ बोला होगा कि बाकी आधे का कुछ करो तो करेंगे, अगर नहीं बोला होगा तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी एसेट के बारे में, डेटास को छोड़कर अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करते हैं वो रियलाइज ही नहीं हुआ है, इसलिए हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। तो बाद में देखेंगे, अभी लिखा हुआ है तो याद रहेगा। क्लियर है, ओके। नाउ थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट के कारण ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। बोल रहा है डेटर्स फॉलिंग ड्यू आफ्टर 10 months वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। मतलब क्या है, हमारे जो डेटर्स हैं ये सारे डेटर्स ऑन एन एवरेज 10 महीने के बाद हमें पैसा देते हैं। अगेन डेटर्स जो है ऑन एन एवरेज 10 महीने के बाद हमें ये पैसा मिलता है, क्योंकि क्या बोला, डेटर्स फॉलिंग ड्यू आफ्टर 10 months, तो मुझे 10 महीने के बाद पैसा मिलता। पर क्योंकि डिसोल्यूशन अभी हो रहा है तो हमारे डेटर्स ने क्या बोला, भैया हम अभी पैसा देंगे, क्योंकि हम जल्दी पैसा दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट दो। कितने का, 6%। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके आगे लिखा हुआ है पर एनम, ठीक। अब पर एनम लिखा हुआ है तो जब भी आपको याद है, जब भी पर एनम लिखा होता है मींस कैलकुलेशन मंथ वाइज होगा आपका। सो अब आप जब इनको डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, डिस्काउंट टू डेटर्स आप कैलकुलेट ऐसे करेंगे, आपके टोटल डेटर्स थे 2 लाख के, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, 6% का, यस 6% का डिस्काउंट देना है। इनटू आप करेंगे कितने महीने बाद मिलना था पैसा, 10 months, तो हम इन्हें डिस्काउंट भी 10 months का देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10/12 कर देंगे, तो आपका डिस्काउंट का वैल्यू आएगा, वैल्यू आ रहा है 2 लाख इंटू 6% इंटू 10/12। ये समझ में आया, या आपने डिस्काउंट निकाला किसका, डेटर्स का, मतलब डेटर से हमें पैसा कितना मिलेगा, डेटर्स रियलाइज होंगे आपके 2 लाख माइनस 10,000 का आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करा तो आपको मिलेगा 1,90,000 का कैश। ये समझ में आया, ओके। किसी को डाउट इसमें, ठीक। हाँ, अब यही क्वेश्चन में पूरा सब कुछ सही लिखा होता, सो अगर यहीं पे गाइस ये पर एनम नहीं लिखा होता ना, ये अगर 6% पर एनम नहीं लिखा होता तो फिर हम ये 10/12 नहीं करते, फिर वो 1 महीने बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, 2 साल बाद मिले। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आप परसेंटेज सीधा सीधा लगा देते, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100, दैट्स इट। बट क्योंकि पर एनम लिखा है इसलिए हमें मंथ वाइज कैलकुलेशन करना पड़ा।
सो अब हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कैश मिलेगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या मिल रहा है हमको कैश में, डेटा से पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है 1,90,000। इसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। सबको समझ में आया? ओके ग्रेट। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब देखिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का बोला है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ। मतलब मुझे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ऑन एन एवरेज सारों को मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करना था। ठीक, 31 मार्च की 1 महीने बाद पेमेंट करना था। बट क्योंकि मैं उनको अभी के अभी दे रहा हूँ, मेरा डिसोल्यूशन हो रहा है, तो मुझे क्या हुआ, मुझे मेरे क्रेडिटर्स और बिल्स दोनों ने 6% पर एनम का डिस्काउंट दे दिया। सो अब आप कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे सेम मंथ्स है, दोनों पे सेम परसेंटेज है। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्रेडिटर्स थे अपने देखिए 3 लाख के, बिल्स पेबल है 80,000 के, 3 लाख प्लस 80,000, इसका आप कैलकुलेट करोगे 6%। और कितने महीने का डिस्काउंट मिल रहा है 1 मंथ, तो 1/12 कर देंगे। तो जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा 3,80,000 इंटू 6% इंटू 1/12, ये मेरा डिस्काउंट का अमाउंट आएगा। क्या करा, ओके 1900 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब मैं पेमेंट जो करूंगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, पेमेंट करना था दोनों को मिलाकर 3,80,000, उसमें से 1900 का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं टोटल पेमेंट कितना करूंगा, 3 लाख माइनस 1900। ये समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर लिख लेंगे, सॉरी बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, इधर भी बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। और क्योंकि हमने दोनों का कैलकुलेशन एक साथ किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। गाइस ये जो आप वर्किंग करेंगे ना, इसे प्रॉपरली शो करिएगा अपने आंसर में, ठीक है? क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा कि आपने ये कैसे कैलकुलेट करा, 378 100। ठीक हो गया। अब बाकी सारी चीजें लगभग सीधी सीधी हैं। क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट्स रियलाइज 7,10,000। रियलाइज मतलब पैसा मिला मतलब मजा आया मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर फिक्स एसेट्स कितना मिला भाई, ओहो हो 7,10,000। आज तो पार्टी होगी। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो हाफ बचे थे ना अपने, 3,000 आया। तो मेरी आदत क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्किंग नोट बनाया था, इधर लिख लेता हूँ। क्या मुझे याद रहेगा, कभी अगर क्रॉस चेक करना पड़ा, समझिए एट द एंड आपका अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा है कैश का, तो आप रिविजिट करते हो क्वेश्चन को, तो अगर आप डिटेलिंग करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि कहाँ गलती हो सकती है। इसलिए तो मैंने यहाँ लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है? चलिए ये मैंने इन्वेस्टमेंट भी लिख लिया। हाँ, बाकी क्या बोल रहा है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर which had been written off completely from the book, it is now estimated to realize 3,000। मतलब ये सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है, एक फिक्स्ड एसेट था पुराना, फर्नीचर था पुराना, जो हमारी बुक्स में अभी रिकॉर्डेड नहीं है। क्यों नहीं है रिकॉर्डेड, क्योंकि वो पूरा राइट ऑफ हो चुका है। उसको बेच रहे हो तो आप 3,000 मिल रहा है। तो हमें तो डिसोल्यूशन के वक्त पता है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो, पैसा आ रहा है तो मजा आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल ओल्ड फर्नीचर। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स में कोई भेदभाव नहीं करता है, मेरी तरह है बिल्कुल।
किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। नहीं, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 3000 पर इट वाज टेकन बाय भूषण, तो ये भूषण ने उठाया भाई। ठीक है, तो यहाँ कैश में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय भूषण कैपिटल, और वो इसी वैल्यू पे लेके जा रहा है 3000 पे। तो आपने यहाँ पर बाय भूषण कैपिटल लिखा, तो इधर भूषण में 2 रियलाइजेशन कर दीजिए और भूषण में लिख लीजिए 3000। कोई डाउट इसमें? नहीं, बढ़िया। उसके बाद भरत वाज असाइंड टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, ऐसी एंट्रीज हम बहुत कर चुके हैं, हमने अच्छे से सीखा था। भरत वाज असाइंड टू वर्क डिसोल्यूशन फॉर अ रिम्यूनरेशन ऑफ 5000। हमने भरत को बोला भैया डिसोल्यूशन का सारा काम आप करोगे, जिसके लिए हम आपको 5000 की सैलरी देंगे। मींस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5000 तक की ही है। अब एक्चुअल खर्चे क्या होते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000 व्हिच वर पेड बाय भरत, ठीक है, वो जाने, उसका काम जाने, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमारी फर्म को कितना बियर करना है? 5000। तो अब ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये एक्सपेंस हम कैश में नहीं दे रहे, ये हम भरत को असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू भरत कैपिटल लिखना पड़ेगा। याद है मैंने बताया था इफ बॉन्ड बाय फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट। तो ये डिसोल्यूशन के खर्चे फर्म नहीं बियर कर रही है, लेकिन वो सैलरी तो फर्म को बियर करना पड़ेगा, तो वो जो सैलरी है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि वो पार्टनर को देना है, हमें पार्टनर को अलाउ करना है, इसलिए हम पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5000। किसी को इस चीज में डाउट? दीपेश? नहीं, ओके। सो भरत कैपिटल यहाँ डेबिट हुआ है, तो भरत कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन। 5000 लिखा, इधर बाय रियलाइजेशन 5000 लिख लेंगे, बाय रियलाइजेशन। उसके बाद सारी चीजें हो गई। सारी चीजें होने के बाद हम क्या करते हैं? क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? कंचन, सारी चीजें हो जाने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है अपना? सर वो कैपिटल सब अकाउंट्स टैली करते हैं। नहीं 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 नहीं, दीपेश क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप? अच्छा सर, वो लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज को चेक करेंगे, सारे पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, ये चीज मत भूलिएगा। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, मिसेस भरत लोन, ये भरत भाई साहब ने इनका लोन टेक ओवर कर दिया था, ये भी हो गया। अब भूषण की वाइफ का जो लोन है उसका कुछ नहीं हुआ है। तो जब किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको उसे पेमेंट करना पड़ेगा पूरा का पूरा बुक वैल्यू में। सो जो हमने इधर टू बैंक लिखा है, इधर पे हम लिख लेंगे मिसेस भूषण's लोन अकाउंट, क्योंकि ये भूषण ने ये तो बोला नहीं मैं अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर करूंगा, ठीक है, दोनों में कट्टी थी, तो उन्होंने बोला तो आप जानो, आपका काम जानो, तो इधर पूरा 1 लाख लिख देंगे टू बैंक में। चलिए फिर अब ये भी हो गया मिसेस भूषण लोन। प्रोविजन नॉन कैश आइटम होता है, इसका हम कुछ नहीं करते हैं। अब हो गई खत्म कहानी। अब क्या करेंगे? अभी भी कंचन हम लोग सारे अकाउंट्स का टोटल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इनर कॉलम में लिखी हुई हैं, उन्हें आउटर कॉलम में लेकर आना है और ट्रांसफर करना है। तो ये बाय बैंक था, इसको हम आउटर कॉलम में यहाँ लिखेंगे, ये आया टोटल 9,45,000 और इसे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,45,000। उसके बाद देखिए क्या डेबिट साइड पे भी कुछ ऐसा है? हाँ, ये टू बैंक, इसका भी टोटल लगाएंगे। कितना आ रहा है? 4,78,100। इसे रियल बैंक के क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,78,100। अब आप निश्चिंत होकर सारी चीजों का टोटल लगा सकते हो। अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पुट कर दिया था
ऑटोमेटिकली मेरा आ चुका है प्रॉफिट आया 4,09,900 का प्रॉफिट आया। इसको हम इक्वली बांट देंगे 4,09,900। रुकिए एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूं। 945 ये था, 40 ये था, 45 ये था, 1,00,000 सब सही किया है मैंने। कोई एक चीज की मिस्टेक कर रहा हूं मैं। 478 नहीं, 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है मेरा। ये देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट को मैंने 10,000 लिख लिया था, वो 1,00,000 यहाँ गड़बड़ हो गई। अब सही है 3,19,900 और हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वली बढ़ जाएगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को देखेंगे बाय रियलाइजेशन 159,950 159,950। सो हमारे फाइनल बैलेंसेस आ गए टू कैश। ये भी मैंने पहले ही फॉर्मूला टाइम बचाने के लिए रख लिया था सुबह जो हमने टाइम वेस्ट करा था। अब इसको कैश में ट्रांसफर कर देंगे बाय भरत कैपिटल अकाउंट बाय भूषण्स कैपिटल। ये आ जाएगा 307,450,244 गलत 307,450 एंड 244,450। तो अगर हमने सब कुछ सही किया तो कैश के दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा जो आ रहा है। ठीक है, ओह सॉरी डन। बस वीडियोस ऑन रखिए सब लोग। सिमरन, स्तुति, अर्शिका, योगिता, अंशिका, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और छोटा बट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, वो करेंगे अभी हम लोग। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन आप करना शुरू करिए, करम, बर्मन एंड चमन वाला। चलिए गाइस जो लोग कर रहे हैं करते रहिएगा, साथ में हम लोग साथ में करते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। पहले तो ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर करना तो सबको आता है।
अपने पास क्रेडिटर है, लोन है, दो चीजें हैं ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे बाय क्रेडिटर्स 6000। सॉरी अगर मेरी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही हो तो जुकाम है। उसके बाद बाय लोन है 1500। उसके बाद रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये जनरल रिजर्व ही हैं और रेशो है 3:1:1। करम बर्मन और चर्मन, क्या है करम बर्मन और चमन, ओके करम बर्मन और चमन बांट देंगे बाय रिजर्व्स और रेशो 3:1:1। 10,000 को बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 5 6 7 6,000 3,000 नहीं 2,000 उसके बाद कैपिटल दी हुई है 24,509 और 6 24,509 और 6। उसके बाद आ जाए खत्म, इधर आ जाए कैश एट बैंक दिया है, इसको कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 3,200। अच्छा यहाँ पर कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट ही बनेगा। फिर डेटर्स फुल वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे 24,200 और इसका जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी साइड पे लिखेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 1,200। उसके बाद क्या स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं टू स्टॉक टू फर्नीचर टू सन्ड्री एसेट्स। चलिए वैल्यू कितना है 7,800 1,000 7,800 1,000 और 17,000 17,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट है 5,000 का, पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और 3:1:1 रेशियो था तो यहाँ पर बांट देंगे 3,000 1,000 एंड 1,000। नाम ये कि यही आ जाएंगे करम बर्मन और चमन। सॉरी इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये तो सर इसमें क्या है, ये तो हमको भी आता है, दम है तो आगे करके बताओ। है बहुत दम है, तबीयत खराब है बस। ओके बोला करम इज टू, यार थोड़ा सा हंसो यार, कैसी शक्लें बना के बैठे थे, वो मुंह तो सुझा कर बैठे हो सब, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ यार। वो रोहन को देखो ऐसा लग रहा है किसी ने इसको ना ऐसे सूद दिया हो, सूजा हुआ मुंह लेके बैठा है। हाँ ये अंजलि मुंह फुला के बैठी हुई है, कंचन ऐसा लग रहा है कि किसी ने मजबूरी में बैठा दिया है। और पवन का तो खैर बोलना ही नहीं, वो तो वीडियो में बता दिया था उसने। थोड़ा हंसो यार, स्माइल करो। नहीं पढ़ना तो बोलो क्लास बंद कर देते हैं, नो वरीज। मैं ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा था इसलिए थोड़ा सा थैंक यू सो मच। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट्स पर। ये एक एडजस्टमेंट है जो सबको दिमाग खराब करता है, देखते हैं क्या है। पहले तो फर्स्ट वाला करम इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹200 लेस, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देंगे। यहाँ कुछ इनकम्प्लीशन नहीं है, बोल रहे करम पूरा का पूरा फर्नीचर उठा रहा है, 200 रुपए कम पर उठा रहा है। यहाँ लिख लेंगे बाय करम्स कैपिटल, ठीक। और क्या उठा रहा है ये, मैंने अपने नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख लिया, फर्नीचर उठा रहा है भाई साहब। और फर्नीचर का वैल्यू था अपना 1,200 कम पर उठा रहा है, मतलब 800 पे उठा रहा है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ है तो करम में डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट में। ओ हाँ, और ये करम में आ जाएगा 800, खत्म काम। उसके बाद एंड डेटर्स, एंड डेटर्स मतलब वो डेटर्स भी टेक ओवर कर रहा है।
ठीक, देखिए करम इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 200 लेस एंड डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 एट 17,200। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पहले फर्नीचर की वैल्यू नहीं बताई थी कि कितने के फर्नीचर 200 कम पे उठा रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सारे डेटर्स उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है ये नहीं पता, 20,000 के डेटर्स उठा रहा है वो 17,200 पे। सो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ डेटर्स के पास और देखूंगा डेटर्स थे कितने। ओ माय गॉड, डेटर्स वाज 24,200। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बहुत स्पेस दी है, पेन दिया है, लिखना भी आता है, तो यहाँ लिख लूंगा। मेरे डेटर्स थे 24,200, थोड़ा दूरी पे लिखते हैं, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, 24,200। इसमें से क्या कर रहा है वो, कितने के डेटा उठा रहा है, ओनली 20,000 के। तो टेक ओवर जो हो रहा है वो सिर्फ 20,000 का हो रहा है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि बाकी जो 4,200 बचेंगे उनका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो हुआ क्या कि करम भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे बाय करम्स कैपिटल का। नाउ दिस टाइम वो क्या कर रहा है, डेटर्स उठा रहा है, तो यहाँ लिख लिया डेटर्स। सारे डेटर्स नहीं उठा रहा, 20,000 के उठा रहा है। कितने पे उठा रहा है, 17,200 पे। ये तो मैंने लिख लिया 17,200, और करम के डेबिट साइड पर भी जाके लिख लूंगा 17,200। तो रियलाइजेशन 17,200। लेकिन मुझे वर्किंग नोट में ये करना ही पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि बैलेंस कितने मेरे पास अभी बचे हुए हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो इनसे पूरा 100% अमाउंट रियलाइज होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलिए। करम is to take over furniture 200 less, data 20,000 at 17,200. The creditors of rupees 6,000 to be paid by him. 6,000 के क्रेडिटर्स को वो पैसा देगा और इतने का इतने ही देगा। सो सबसे पहले तो लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है करम, तो डेबिट साइड पर आएंगे, लिखेंगे टू करम्स कैपिटल। क्या पे कर रहा है, क्रेडिटर्स, कितने के, 6,000 के। कितने पे, 6,000 पे। लेकिन अगेन यहाँ पर 6,000 एक वैल्यू दी हुई है, तो मैं फिर से जाऊंगा क्रेडिटर्स के पास। क्रेडिटर्स कितने थे, 6,000। कोई टेंशन नहीं, मतलब उसने पूरे के पूरे क्रेडिटर्स टेक ओवर कर लिए। तो ये इस तरीके का कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर? सो यहाँ पे लिखा टू करम्स कैपिटल। करम के डेबिट साइड पर आएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 करम में। कोई डाउट? नो। ओके ग्रेट। उसके बाद आ जाए ये गाइस, ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है ना, इसको मार करके रख लो। ये यही इसी को, सिर्फ इसी एडजस्टमेंट के कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। चलिए, बर्मन इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000। तो ये स्टॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो लिख लें बाय बर्मन कैपिटल अकाउंट। क्या उठा रहा है, पूरा का पूरा स्टॉक उठा रहा है। कितने पे उठा रहा है, 7,000 पर उठा रहा है। खत्म। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। आगे बोल रहा है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। अब देखो ऊपर जो डेटा था उसमें बोला डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, 17,200 पे लेकर गया। तो क्योंकि हमें पता था कि वो कितने के डेटर्स कितने पर लेकर जा रहा है, ये हमें पता था, इसलिए हमने 17,200 यहां लिख लिया और इसमें से 20,000 माइनस करा था, क्योंकि जो डेटा सेटल हुए थे वो 20,000 के सेटल हुए थे, तो इसलिए हमने 20,000 माइनस किया था वर्किंग नोट में। और इधर 17,200 लिखा था क्योंकि रियलाइज में हम वही वैल्यू लिखते हैं जितने पर रियलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ डिफिकल्टी क्या है, यहाँ सम बोल दिया, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200। तो ये तो बता दिया कि कितने पर लेकर जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 7,200 की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। जैसे यहाँ बताया था ना 20,000 के एसेट 17,200 पे लेकर गया, तो इसने यहाँ पर ये तो बता दिया कि 7,200 पर लेकर गया, लेकिन वो थे कितने के ये मुझे नहीं पता।
तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट मुझे ये बोले कि सर मतलब जरूरत क्या है हमें ये पता करने के लिए कि उनकी वैल्यू कितनी थी, बिकॉज रियलाइजेशन में तो हम रियलाइज्ड वैल्यू लिखते हैं और रियलाइज्ड वैल्यू हमें दी हुई है। बेटा रियलाइज वैल्यू तो हम लिखेंगे, लेकिन जो बच गए हैं वो निकालने के लिए तो हमें बुक वैल्यू की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पर 4200 हमने कैसे निकाला था, बुक वैल्यू को माइनस करा था ना। तो ये बैलेंस निकालने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू की भी जरूरत होगी। तो पहले तो जो हमें आता है वो कर लें। क्या आता है हमें, हमें पता है कि ये लेकर जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बर्मन क्या लेकर जा रहा है, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने पर लेकर जा रहा है, 7200 पे। और इसको यहाँ बर्मन के डेबिट साइड में भी लिख लेते हैं 7200। ये तो ठीक है, पर अब जाएंगे हम सन्ड्री एसेट्स के पास कि सन्ड्री एसेट्स एक्चुअली थे कितने के। सन्ड्री एसेट्स थे आपके 17,000 के गाइस, ये देखिए। तो 17,000 के तो 7,200 पे नहीं लेके जा सकता ना, और वैसे भी नीचे लिखा हुआ है सब नहीं लेकर गया, कुछ सन्ड्री एसेट्स लेकर गया है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सन्ड्री एसेट निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस सन्ड्री एसेट्स कैसे निकलेगा, मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स 17,000 माइनस टेक ओवर। देखिए टेक ओवर जो ये 7,200 पर लेकर गया है, उनकी वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता। प्रॉब्लम समझ में आया गाइस कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम ये था कि वो 7,200 पे लेकर गया है, लेकिन वो थे कितने के ये नहीं पता है। ठीक है, अब हमें एक्चुअल वैल्यू ही माइनस करना पड़ता है बैलेंस निकालने के लिए। किसी को यहाँ कोई डाउट तो मैं दूसरे एंगल से समझाऊं, कोई डाउट नहीं, ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब ये जो 7,200 लेकर गया है ना, ये 90% पर लेकर गया है, 10% कम पर। इसका मतलब ये है कि ये जो 7,200 है एक ओरिजिनल अमाउंट होगा, उसका अगर आप 90% कैलकुलेट करोगे तो 7,200 आएगा। जो मैंने बोला वो समझ में आया है ना। इसने क्या बोला है कि ये 7,200 पे लेके जा रहा है बीइंग 10% लेस, मतलब वो 7,200 पे लेके जा रहा है और ये 7,200 आपका 90% है, 10% लेस है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी। अब आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो, एक्स के मेथड से भी निकाल सकते हो, इक्वलाइजेशन के रूल से भी निकाल सकते हो। इक्वलाइजेशन का रूल कैसे लगेगा, आप बोलोगे 7,200 इज इक्विवेलेंट टू 90%, तो 100% कितना होगा, x होगा। जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे तो x इज इक्वल टू आपका 7,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, भाई क्या हो गया, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 8,000 आएगा। और अगर आप इसको x से करना चाहते हो तो x से कर लो, लिख लो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेक ओवर इज x, हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, x माइनस x का 90%, 7,200। करते रहिए कैलकुलेशन, कैसे, x माइनस 0.90 x इज इक्वल टू 7,200। सॉरी 10% लेस है, 90% नहीं है, 10% लेस है। तो यहाँ पर 0.90 x इज इक्वल टू 7,200 आ जाएगा। और फिर आप कैलकुलेट करिए, x इज इक्वल टू 7,200 डिवाइडेड बाय 0.9। कैलकुलेशन आपको आता है, करोगे तो वही 8,000 का 8,000 ही आएगा। मीन्स उसने क्या कर रहा है,
he took sundry assets of 8,000 at 7,200. तो इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम यही था कि 7,200 तो हमें पता था कि इतने पे लेकर जा रहा है, लेकिन ये इसकी एवरेजनल वैल्यू हमको नहीं पता थी, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करा। कोई डाउट किसी को? नहीं। मतलब क्या, ये तो आपने लिख लिया 7,200 इधर भी और ये इधर भी। अब आप क्या करोगे, 17,000 के सन्ड्री एसेट से इसमें से चले कितने गए, कितने रुपीस के सन्ड्री एसेट्स चले गए? 8,000 के। यस 8,000। तो अब आपके पास जो बैलेंस बचा है वो कितने का होगा? 9,000। 9,000 का होगा क्या, वो हमें आगे क्वेश्चन में बताएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके ग्रेट। आगे चलें। थर्ड वाला एडजस्टमेंट। चमन इज टू टेक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। जो बचे हुए हैं, कितने बचे? 9,000 के at 90% of the book value less 100 as discount। मतलब क्या, मतलब ये बोलना चाह रहा है वो कि जो सन्ड्री एसेट्स है 9,000 के बचे हुए वो चमन लेकर गया है। ठीक है, ये चमन लेकर जाएगा। कितने पे लेकर जाएगा? at 90,000 90% ऑफ बुक वैल्यू में, मतलब 9,000 का 90%, और उसमें से भी आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे दो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 8,000। मतलब चमन ये 9,000 के एसेट्स को 8,000 पर लेकर जा रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय चमन्स कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8,000। ये समझ में आया कि फिर से बताऊं? वीडियोस ऑन रखेंगे? ठीक है, बोलते तो आप हो नहीं, एटलीस्ट एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाए। बस ये कोरोना ने एक ही काम करा है और आपकी और मेरी दूरियां बढ़ा दी हैं। अब तो बात भी बंद हो गई। पहले तो मिल लिया करते थे, अब तो बातचीत भी बंद है। चलिए, सो ओके, तो कोई डाउट नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? ये तो हो गया बैलेंस सन्ड्री एसेट्स का। आगे बोल रहा है एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹30। तो चमन ने क्या बोला, मैं बाकी बचे हुए सन्ड्री एसेट ले जाऊंगा, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और बोल रहा है कि भैया मैं लोन भी पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू चमन्स कैपिटल। अब चमन ने क्या बोला, मैं लोन पे करूंगा और लोन के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो लोन का अमाउंट था अपना 1,500 प्लस 30 रुपए का। तो टोटल पेमेंट जो होगा वो होगा 1530। और क्योंकि ये चमन लेकर गया है तो चमन ये एसेट भी लेकर गया था, तो 8,000 डेबिट पे लिखा, और क्योंकि इसने ये पेमेंट किया 1530 का तो उसको क्रेडिट पे भी लिखा। हो गया। अब बोल रहा है रिमेनिंग डेटर्स। ये देखो, ये 4,200 के बचे हुए थे। The remaining debtors was sold to a debt collect agency for 50% of the book value। किसी को भी सेल कराओ, हमने क्या करा, ये 4,200 सेल कर दिए। कितने पे करे? 50% ऑफ बुक वैल्यू पे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। क्या सेल करा है? डेटर्स। कितने डेटर्स बचे हुए थे? अपने डेटर्स बचे हुए थे 4,200। उसको अपन ने सेल करा है 50% ऑफ बुक वैल्यू पे, मतलब 2,100। कैसे आया ये? 4,200 इंटू 50%, 2,100। ये कैश आया। तो बैंक के डेबिट साइड पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनर कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाकी सारे एसेट्स को कोई ना कोई लेके ही चला गया था, यही बचा हुआ था।
2100। ये समझ में आया? बढ़िया। उसके बाद करम वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव ₹270 एज रिम्यूनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क। ओके, मतलब फर्म को 270 रुपए उसको देना है, फर्म की लायबिलिटी है। आगे बढ़े, फॉर द डिसोल्यूशन वर्क एंड वॉज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब क्योंकि हम उसको 270 दे रहे हैं और हमने बोला सारे खर्चे तू पे करेगा। द एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 वर पेड बाय करम। अब मुझे बताइए क्या एंट्री होगी यहाँ पर? कोई मुझे सिर्फ जर्नल एंट्री बता दो, भगवान भला करेगा। हाँ, नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बियर उसको करना है, लेकिन क्या फर्म को कुछ पे करना है कि कुछ भी नहीं पे करना है? सैलरी तो देना है ना 270 का, ठीक है। तो हमने बोला भैया करम ये ले 270 रुपए ऐश कर, अब जो भी खर्चे होंगे ना वो तू ही पे करना, हम कुछ नहीं जानते, ठीक। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना हुआ? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ 270, जबकि एक्चुअल खर्चे कितने थे? 500 खर्चा हुआ, इसमें से 270 फर्म बियर करेगी और 230 वो बियर करेगा, ये हम रिम्यूनरेशन दे रहे हैं इसको। अब एक्चुअल खर्चे हुए 500 और पे भी उसी ने करे, तो 500 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमें रिम्यूनरेशन देना है, किसको देना है? करम को, वो तो देना पड़ेगा ना, उससे हम अपना जी नहीं हटा सकते, तो यहाँ पर रिम्यूनरेशन तो हमको देना पड़ेगा। ठीक, और इसको करम के क्रेडिट साइड पे जाके लिख लेंगे 270 बाय रियलाइजेशन, ठीक। भले वो एक्सपेंसेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब वो थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे भी वही कर रहा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो रिम्यूनरेशन हमें देना भैया वो तो देना पड़ेगा। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, डॉग 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 डॉग, तो इसलिए हमने कर दिया टू करम्स कैपिटल 270 और इधर भी लिख लिया 270। हाँ, हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब लायबिलिटीज को चेक करेंगे, क्योंकि इनर कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है, ठीक। तो लायबिलिटीज को चेक करेंगे, चलिए एक एक करके चेक करेंगे। क्रेडिटर्स पे कर दिए, यस, पूरे के पूरे पे कर दिए थे, हमने चेक कर दिया, ठीक। लोन पे कर दिया, यस, इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया, ये रहा, मतलब वो टेक ओवर करके गया। प्रोविजन नॉन कैश आइटम है, बस ये तीन चीजें थी, तीनों का निपटारा हो चुका है, हम निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा लॉस, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था और मेरा कंप्यूटर वैसे भी दिमाग चलता है चाचा चौधरी की तरह, तो हम लोग इसको इधर में डाल देंगे, लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल, को आ जाएगा इस साइड के टोटल में से माइनस कर देंगे ये साइड का टोटल। देखो पहले ही बता देता हूँ 6800 आएगा, देखो बिना कैलकुलेट किए हुए, मानते हो ना? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा करम बर्मन। यार ये नाम कैसे हैं? एक तो करम बर्मन और चरमन होता तो समझ में गया, चमन फिर वो अलग हो गया, ये दिक्कत होती है ना बोलने में। चलिए रेशियो था 3:1:1, बांट देंगे 6800 इंटू 3/5, 6800 इंटू 1/5, ओके ओके, 6800 इंटू 1/5। इसको इधर ले आए, टू रियलाइजेशन, एक्सेंट मार के बोलते हैं, टू रियलाइजेशन 4001360 and 1360, ठीक है।
खत्म हो गई कहानी रियलाइजेशन। अब आए पार्टनर्स कैपिटल पे, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करमन और बर्मन इनका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रहा है, बट चमन जो है इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है। कोई बात नहीं, उससे कैश ले लेंगे, बाकी वो कैश दे रहे थे उससे कैश ले लेंगे, क्योंकि इधर डेबिट साइड बड़ा आ रहा था। $830 का। अब जैसे ही कैश अकाउंट आ गया, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे कैश के, इधर यहाँ लिख लेंगे बाय करम कैपिटल अकाउंट, बाय बर्मन कैपिटल अकाउंट, और चमन का इस साइड आ जाएगा टू चमन कैपिटल अकाउंट। देखिए भगवान बराबर ले आना, इज्जत का सवाल है। 144। ओए ओए क्या गड़बड़ हुई? कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बीती बातों को, कहीं छूट ना जाए रहना। क्या हो गया? ये जो बर्मन ने स्टॉक उठाया था उसका 7,000 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसका भी इस साइड आ गया 5560। तो बर्मन का इधर से हटाओ और देखिए, यस आज रख ली भगवान तूने बाय बर्मन। फायदा होता है एक एक चीज लिखने से, ठीक है ना। जब आप एक एक चीज लिखते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। सो हमारा टोटल इक्वल आ गया। बोलो गणपति महाराज की जय। सो दो तरीके के एडजस्टमेंट मेरे बचे हुए थे डिसोल्यूशन में। एक था वही वाला जो मैं आपको बता रहा, एवरेज ड्यू डेट निकाल के, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा पारायणम वाला, और एक था ये जब हमें रियलाइज वैल्यू दी होती है लेकिन उसका बुक वैल्यू नहीं दिया होता है, तो हम रिवर्स फॉर्मूला लगा के उसकी बुक वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। चलिए ओके गाइस, तो आज के लिए बाय बाय, जय श्री राम।